आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम मुस्लिम लीग की स्थापना को देखते हैं जो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई। अगर हम इससे पहले देखें 1857 की क्रांति के समय में 1857 की क्रांति के समय में हम देखें तो 1857 की क्रांति के समय में तो हिंदू और मुसलमानों में एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है, एकता होती है। हिंदू और मुसलमानों में एकता देखने को मिलती है 1857 की क्रांति में। 1858 के बाद में सरकार ने हिंदुओं का पक्ष ज़्यादा लिया और कब तक लिया? 1870 के दशक तक, यानी 1858 के बाद सरकार ने हिंदुओं का पक्ष ज़्यादा लिया और कब तक लिया? 1870 के दशक तक। 1870 के दशक तक लिया। 1872 में विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान प्रकाशित की गई। इनकी पुस्तक जो कि विलियम हंटर की पुस्तक थी, जिसमें बांटो और राज करो की नीति को स्पष्ट किया गया। विलियम हंटर की पुस्तक थी इंडियन मुसलमान, जब इसमें बांटो और राज करो की नीति को स्पष्ट किया गया। इसके बाद सरकार का झुकाव मुसलमानों की तरफ हो गया, बढ़ने लगा धीरे धीरे, और सरकार का झुकाव हुआ सर सैयद अहमद खां की तरफ। सरकार का झुकाव सर सैयद अहमद खां की तरफ हुआ। इसमें अंग्रेजी सरकार ने सर सैयद अहमद खां का समर्थन किया और कहा कि यदि आप हमारा समर्थन देंगे, सर सैयद अहमद खां से अंग्रेजी सरकार ने कहा कि यदि आप हमारा समर्थन करेंगे तो हम मुसलमानों को शिक्षा, नौकरी और अधिकार क्षेत्रों में सहूलियत देंगे। तो सरकार ने सर सैयद अहमद खां से क्या कहा कि यदि आप हमारा समर्थन करेंगे तो हम मुसलमानों को नौकरी, शिक्षा और अधिकार क्षेत्रों में सहूलियत देंगे। जब ये बात सरकार ने सर सैयद अहमद खां से कही तो सर सैयद अहमद खां की विचारधारा बदल गई और वो अंग्रेजी सरकार का समर्थन करने लगे और कांग्रेस के विरोधी हो गए। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस के विरोध में 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने 1886
1986 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की 1886 में, और 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये तो पहली थी 1886 में, और दूसरी 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यानी कि 1886 में क्या करते हैं जी, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं, और दूसरी जिस सब कांग्रेस के विरोध में कर रहे हैं, दूसरी 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करती है। 1898 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। ये तो 1888 में, और 1898 में 1898 में इनकी सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है। जब सर सैयद अहमद खां की 1898 में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद मुसलमानों के प्रमुख नेता के रूप में मोहसिन उल मुल्क सामने आते हैं, और मोहसिन उल मुल्क अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे। जब इनकी सर सैयद अहमद खां की 1898 में मृत्यु हो जाती है, तो मुसलमानों के प्रमुख नेता के रूप में मोहसिन उल मुल्क सामने आते हैं। मोहसिन उल मुल्क सामने आते हैं, और ये कौन थे? ये अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे। मोहसिन उल मुल्क अलीगढ़ कॉलेज के सचिव थे, और अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे W.J. आर्कबोल्ड। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे W.J. आर्कबोल्ड। तो ये प्रिंसिपल थे W.J. आर्कबोल्ड, और सचिव कौन थे? मोहसिन उल मुल्क। अब मोहसिन उल मुल्क ने W.J. आर्कबोल्ड को पत्र लिखा, और उस समय W.J. आर्कबोल्ड कहाँ पर थे? तो ये शिमला में थे। W.J. आर्कबोल्ड उस समय शिमला में थे। तो मोहसिन उल मुल्क ने इनको पत्र लिखा और कहा कि आपके अच्छे संबंध हैं किनके साथ? लॉर्ड मिंटो के साथ, और आप लॉर्ड मिंटो पर दबाव बनाएं कि हमारा एक शिष्टमंडल, यानी मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आपसे मिलना चाहता है। तो W.J. आर्कबोल्ड ने लॉर्ड मिंटो के सचिव डनलप स्मिथ, जो कि लॉर्ड मिंटो के सचिव थे, कौन? डनलप स्मिथ
के ऊपर दबाव बनाया कि लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक शिष्टमंडल मिलने आएगा और बात करने के लिए आएगा और अपनी मांग रखेगा। तो लॉर्ड मिंटो राजी हो गए और स्वीकृति मिलने के बाद 35 लोगों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने जाता है। और इन 35 लोगों में कौन कौन प्रमुख थे? 35 लोगों का एक शिष्टमंडल, 35 लोगों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने जाता है, जिनमें आगा खां, हकीम अजमल खां, जिनमें कौन कौन प्रमुख थे? आगा खां, हाकिम अजमल खां और बख्तियार खां मोहसिन उल मुल्क, और बख्तियार खां और मोहसिन उल मुल्क। एक और भी थे, टोटल 35 थे सदस्य, 35 प्रमुख नेता आदि एक प्रमुख शामिल थे। जो लॉर्ड मिंटो की वाइफ थी, पत्नी लेडी मिंटो, इन्होंने इस शिष्टमंडल को अपनी डायरी में कमांड परफॉर्मेंस की संख्या दी। जब इनका शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने गया, इसमें इन्होंने मांगों में सबसे पहले तो सरकार की प्रशंसा की। मांग में सबसे पहले सरकार की प्रशंसा की, सरकार की प्रशंसा की। और इसके बाद इन्होंने कहा कि हमें जिला बोर्ड, महानगर पालिका, विधानमंडल में मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल को बढ़ाया जाए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जिला बोर्ड में, महानगर पालिका में और विधानसभाओं में, विधान परिषद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। और इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन मंडल हमको दिया जाए, और पृथक निर्वाचन मंडल हमको दिया जाए। तो ये 35 लोगों के शिष्टमंडल मुसलमानों की मांगे थी, ये मुसलमानों की मांगे थी। और कहा गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्य हों। एक मांग और रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद है, उसमें मुसलमान हों, परिषद में मुसलमान सदस्य हों। और कहा कि मुसलमानों को एक विश्वविद्यालय बनाने की, एक मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की मांग की। शायद एक मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की मांग की, एक मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की मांग की। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सरकार की प्रशंसा की और कहा कि जिला बोर्ड, महानगर पालिका, विधान परिषद, इनमें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए और हमें पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। साथ ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान सदस्य हों और मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने की भी इन्होंने मांग रखी। लॉर्ड मिंटो ने मांगों को मानने का विश्वास दिलाया।
इसके बाद जब ये वहाँ से लौट कर आए, अच्छा, ढाका के नवाब जो सलीमुल्लाह खां थे वो इसमें प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं थे। इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए और ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी की इन्होंने स्थापना की थी, सलीमुल्लाह खां ने। इसके बाद हम आगे देखें तो दिसंबर 1906 में दिसंबर 1906 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके वार्षिक सम्मेलन ढाका में हुआ और इस सभा में पार्टी बनाने का एक निर्णय हुआ। जैसा कि हमने कहा कि सलीमुल्लाह खां ने कहा कि मुसलमानों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए। इसमें 1906 में एक पार्टी बनाने का निर्णय हुआ। दिसंबर 1906 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का वार्षिक सम्मेलन, जो कि साल में एक बार होता था, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पार्टी बनाने का निर्णय हुआ और इस सभा के बाद तुरंत एक अन्य सभा आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष बने बराक उल मुल्क। इस सब जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ वार्षिक, और इसके बाद एक अन्य सभा आयोजित हुई। तुरंत कुछ दिनों बाद एक सभा आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष बराक उल मुल्क बने। और पार्टी के गठन का प्रस्ताव ढाका के नवाब, जैसा कि हमने बताया, सलीमुल्लाह खां ने दिया था। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों की एक अलग पार्टी होनी चाहिए। जो कि 35 लोगों के शिष्टमंडल में शामिल नहीं थे। पार्टी के गठन का प्रस्ताव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने दिया, जिसका समर्थन कौन कर रहे थे? हाकिम अजमल खां इस पार्टी के गठन का समर्थन कर रहे थे और इसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया? तो सलीमुल्लाह खां, जो कि ढाका के नवाब थे। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई और इसके जो पार्टी के संविधान बनाने की जिम्मेदारी बराक उल मुल्क, सभा के अध्यक्ष थे, और मोहसिन उल मुल्क को दी गई। और इस पार्टी के इसके संविधान बनाने की क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या कार्य होने चाहिए, इसके संविधान बनाने की जिम्मेदारी किनको दी गई? बराक उल मुल्क एक तो बराक उल मुल्क को दी गई और दूसरी मोहसिन उल मुल्क को दी गई। मोहसिन उल मुल्क को दी गई। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ढाका में सम्मेलन हुआ तो इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग में शामिल होने के बजाय मोहम्मद अली जिन्ना 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने
इसका विरोध किया और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एक शामिल हुए। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए, लेकिन 1913 में ही मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और जिसके बाद 1916 में फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता देखने को मिलता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। आगा खां तृतीय, इनको मुस्लिम लीग का फिर स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है जब 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है। जब 1916 में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हो जाता है तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन बना दिए जाते हैं? आगा खां तृतीय। आगा खां तृतीय को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और मुस्लिम लीग के अगर हम उद्देश्यों को देखें तो क्या क्या उद्देश्य थे इनके? एक उद्देश्य तो था इनका कि भारतीय मुसलमानों में सरकार के प्रति वफादारी विकसित करना, भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक हितों की रक्षा करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, और तीसरा था कि मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति घृणा को कम करना। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।